Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So we are continuing our topic classification of carbohydrates from the subject principles of human nutrition. तो अभी तक हमने रिवाइज़ किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है. कार्बोहाइड्रेट्स के सिंपल ग्रुप्स हैं, उनमें शुगर्स आते हैं जिनमें मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स आते हैं, फिर ऑलिगोसेक्राइड्स आते हैं और फिर पॉलीसेक्राइड्स आते हैं. जो शुगर्स थी वो सिंपलेस्ट फॉर्म थी कार्बोहाइड्रेट की, मतलब उनको ब्रेक डाउन के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. तो अभी तक हमने शुगर्स में मोनोसेक्राइड्स पढ़ा है, अब आगे हम डाइसेक्राइड्स पढ़ लेते हैं. डाइसेक्राइड्स, they contain two monosaccharides condensed together with elimination of one molecule of water. तो डाई का मतलब होता है टू, ठीक है. सेक्राइड्स मैं आपको बता चुकी हूँ शुगर होते हैं. तो इसका क्या मतलब है कि टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में मिल के डाइसेक्राइड यूनिट्स बनाते हैं, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों आपकी जो हैं मोनोसेक्राइड्स थी. तो मोनोसेक्राइड्स में कोई भी, इन तीनों में से अगर कोई भी शुगर है वो आपस में कंबाइन जब होती है, कोई भी कम्बिनेशन हो, तो वो डाइसेक्राइड बनाती है. जैसे आपकी मोनोसेक्राइड्स का यूनिट था C6H12O6, इसी तरीके से डाइसेक्राइड्स का यूनिट है C12H22O11. तो इसमें आपकी जो कार्बोहाइड्रेट होती है, ये अब देखें C6H12O6, इनको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि डाइसेक्राइड यूनिट्स 2 हैं तो इसलिए ये सब 2 से मल्टीप्लाई हुए हैं. O11 इसलिए क्योंकि एक जो शुगर है वो आपस में, एक जो यूनिट है वो मिला हुआ होता है, मतलब दो आपकी जो शुगर्स हैं वो आपस में कंबाइन होती हैं, तो उनमें जो है बीच में O होता है वो यूज़ हो रहा होता है एज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये भी हम देखते हैं, इन फिगर में देखते हैं. हमारे पास 3 टाइप के डाइसेक्राइड्स हैं, सुक्रोज, मैल्टोज और लैक्टोज. ये सब शुगर्स जो हैं ये डाइसेक्राइड्स हैं. ये अगर ह्यूमन बॉडी जब इनको कंज्यूम करती है या ये फूड में होती हैं तो फिर ह्यूमन बॉडी को उनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है. ह्यूमन बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स का काम होता है न्यूट्रिएंट्स की ब्रेक डाउन करना, ठीक है. तो एंजाइम्स इनको डाइसेक्राइड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, डाइसेक्राइड्स को कन्वर्ट करते हैं मोनोसेक्राइड्स में, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से ये पास ऑन होते हैं. क्यों ह्यूमन बॉडी को इनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर से न्यूट्रिएंट के पास होने का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, ज़्यादा बड़ा न्यूट्रिएंट का मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता, ठीक है. तो इसीलिए न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करना पड़ता है और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, स्मॉलर कंपोनेंट्स, वो सेल वॉल में से पास होते हैं. तो इसीलिए हमें इनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है. तो मोनोसेक्राइड्स का तो साइज़ छोटा था क्योंकि उनका फार्मूला C6H12O6, कार्बन चेन छोटी होती है, ठीक है, तो वो इजीली पास ऑन हो जाते हैं क्योंकि उससे फर्दर वो ब्रेक डाउन नहीं होते. लेकिन जो डाइसेक्राइड्स हैं वो 2 मोनोसेक्राइड्स से मिल के बने हुए हैं, इसलिए इनकी ब्रेक डाउन ज़रूरी है. और 2 मोनोसेक्राइड्स जैसे मिल के बने होते हैं, जो बीच में बॉन्ड होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और उसके बाद इनको मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद ये डाइजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं. इसको हम देख लेते हैं आगे फर्दर इसी कॉन्सेप्ट को. तो आपके डाइसेक्राइड्स थे सुक्रोज, मैल्टोज और लैक्टोज. सुक्रोज को देख लेते हैं. सुक्रोज इज़ ए कॉमन टेबल शुगर यूज्ड इन हाउस होल्ड्स. सुक्रोज आपकी कॉमन टेबल शुगर है. ये जो नॉर्मली आप कॉमन शुगर या टेबल शुगर उसको कहते हैं, ये जो नॉर्मली आप चीनी डालते हैं, जो सफ़ेद रंग की चीनी होती है आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, वो सब जो होती है वो सुक्रोज होती है. अब सुक्रोज शुगर केन में से भी आती है और शुगर बीट में से भी आती है, या उसको हम बीट शुगर भी कहते हैं. ये जो चुकंदर होती है आपकी, उसको जो रेड कलर की होती है उसमें से भी आती है, या फिर हनी में, इन तीनों में होती है.
हनी में तो होती है तो वो हम कमर्शियली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन जो कमर्शियली हमारी जो चीनी प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादातर शुगर केन में से प्रोड्यूस होती है। चुकंदर में से भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो शुगर केन में से इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपके गन्ने होते हैं उसको शुगर केन कहा जा रहा है। तो गन्नों में ये बात आपको पता है कि गन्नों को चीनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चीनी बनाई जाती है उनके जूस से। तो ये जो है आपके लिए प्रोड्यूस करना है इसमें से आसान है। तो अलबत्ता सुक्रोज हमारी 3 तरह के प्लांट्स में या उसकी 3 सोर्सेज हैं जो फूड में अकर कर रही होती हैं। वो है बीट शुगर केन और हनी। तो शुगर केन में 10 से 12% जो शुगर होती है, जो मिठास होती है, वो सुक्रोज कंट्रीब्यूट कर रही होती है। या फिर आप ये कह लें कि सुक्रोज जो है शुगर केन का 10 to 12% वेट बनाता है, ठीक है, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। फिर बीट शुगर का 12 से 18% वेट बनाता है, और फिर उसके बाद हनी में 0.5 to 3.0% सुक्रोज होती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ आपके फ्रूट्स में और कुछ वेजिटेबल्स में भी होती है, लेकिन बहुत कम एक्सटेंट में होती है। इतने कम एक्सटेंट में होती है कि हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाई ज़रूर जाती है। फ्रूट्स में भी पाई जाती है, इसलिए वो मीठे होते हैं। और इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स जैसे रूट वेजिटेबल्स हैं। रूट वेजिटेबल्स आपकी वो होती हैं जो ज़मीन के अंदर से आप निकालते हैं, जिनकी कुछ वेजिटेबल्स आपको स्टेम से, प्लांट्स में से मिल रही होती हैं, कुछ आपको जो हैं रूट में से मिल रही होती हैं। रूट वेजिटेबल्स ऐसे हैं जैसे पोटैटो रूट्स में से होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं, हम उनको निकालते हैं। इसी तरह से आपकी कैरेट्स आ जाती हैं, इसी तरीके से आपकी मूली आ जाती है, इसी तरीके से आपकी टर्निप आ जाती है, शलजम आ जाती है। तो ये सब आपकी रूट वेजिटेबल्स हैं। तो कुछ रूट वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट्स में भी पाई जाती हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 1 molecule ऑफ ग्लूकोज एंड 1 molecule ऑफ फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज आपका कैसे बनता है? ग्लूकोज के 1 molecule और फ्रुक्टोज का 1 molecule दोनों आपस में मिलते हैं और मिल के बना देते हैं सुक्रोज, ठीक है। तो जब आपकी ये डाइजेस्ट होती है सुक्रोज, तो बॉडी क्या करती है? बॉडी के एंजाइम्स जो आपके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन कर रहा होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान में बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अलहदा हो जाती है और इसको ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। इट हैज़ ग्रेटर कमर्शियल इम्पोर्टेंस एंड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर बीट एंड शुगर केन, ठीक है। ज़्यादातर कमर्शियली आपकी शुगर बीट और शुगर केन से प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये हम सुक्रोज को देख लेते हैं। तो इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है और एक आपका फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल होता है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल आपको पता है, फ्रुक्टोज आपकी पायरानोज शुगर है, फेरॉन रिंग होता है उसका, और ग्लूकोज का पायरानोज रिंग होता है, पायरान रिंग होता है उसका। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे OH था और यहाँ पे भी आपका OH था, ठीक है। तो वो आपस में आपके कंडेंस होके खाली O रह जाता है आपका और वाटर निकल जाता है इसमें से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड हो रहा होता है इस तरफ, ठीक है। तो इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है और फिर इस तरीके से अलग अलग शुगर एब्जॉर्ब हो जाती है। इसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं कि हाइड्रोलाइज होगी, ब्रेक डाउन होगी, एंजाइम्स ने ब्रेक डाउन कर दिया इनको। आगे चलते हैं। मैल्टोज के 2 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, ठीक है, मतलब 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलके मैल्टोज बनती है। अब ये कहाँ कहाँ कर रही होती है? ये हनी में होती है और हनी में तकरीबन 2 to 12% मैल्टोज होती है। इसके अलावा जब हम स्टार्च की ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं डाइजेशन के दौरान, हमारे जब स्टार्च की फूड में जो स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसके ब्रेक डाउन के रिज़ल्ट में एंड प्रोडक्ट में मैल्टोज भी आपकी प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा ग्रेन की जब जर्मिनेशन हो रही होती है, जर्मिनेशन का मतलब है कि आपका जो सीड है प्लांट का, वो सीड से
ग्रो करके प्लांट जब बनता है, जब वो स्प्राउट करता है, सीड स्प्राउट करता है और उसमें से प्लांट बन रहा होता है, तो उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो जब ग्रेन की जर्मिनेशन हो रही होती है तब भी माल्टोस बनता है। इसके अलावा जब ब्रेड बन रही होती है हमारी, जब ब्रेड बेक हो रही होती है, तो उसके प्रोडक्ट में, उसके रिज़ल्ट में जब स्टार्च आपका आप कह लें थोड़ा सा कुक होता है, तो उसमें भी थोड़ी सी माल्टोस सेक्रेट होती है। अच्छा, कमर्शली माल्टोस जो है वो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से होती है। हाइड्रोलिसिस अब उसकी चाहे हम एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, या एसिड हाइड्रोलिसिस करें, इन दोनों की हाइड्रोलिसिस, इन दोनों तरीक़ों से स्टार्च की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो आपको कमर्शली माल्टोस मिलती है और कमर्शली माल्टोस अवेलेबल भी होती है। इसके अलावा जो इसकी मिठास है, स्वीटनेस, अगर हम देखें कि कितना % मीठा है माल्टोस, तो हम सारी की सारी शुगर्स की स्वीटनेस को चेक करते हैं ऑन द स्केल ऑफ सुक्रोज़। मतलब सुक्रोज़ हमारी टेबल शुगर है, तो टेबल शुगर की मिठास के कंपैरेटिवली हम सारी शुगर्स को चेक करते हैं कि उसके कंपैरेटिवली ये शुगर कितनी मीठी है, कम मीठी है, ज़्यादा मीठी है। या अगर सुक्रोज़ आपका 100 का स्केल है, ठीक है, तो उस हिसाब से माल्टोस आपकी 32 आती है स्केल पे, ठीक है। सुक्रोज़ 100% मीठा है और माल्टोस उसके कंपैरेटिवली सिर्फ 32% मीठा है, ठीक है। तो ये आपका माल्टोस है। सिंपल आपका ये एनोमेरिक कार्बन है और ये आपका जो है आपका ग्लूकोज का जो है आपका 4th नंबर पे कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, और उसी तरीके से बनेगा, आपका वाटर निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से आपका बॉन्ड बन जाता है। 1 और 4 के दरमियान में लिंक होता है, ग्लूकोज की 1 के और दूसरे ग्लूकोज की 4 के दरमियान में लिंक होता है, और इस तरीके से आपका बॉन्ड बन जाता है और ये आपकी शुगर बन जाती है। इस पर हम फर्दर बायोकेमिस्ट्री में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपकी शुगर आती है लैक्टोज। लैक्टोज आपकी अकर कर रही होती है मिल्क के अंदर। लैक्टोज हमेशा आपकी, लैक्टोज है ही आपकी मिल्क शुगर, इसको हम मिल्क शुगर के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मैमल्स के मिल्क के अंदर होती है। तो लैक्टोज हमारी अच्छा, अब जब आप दूध पीते हैं, नॉर्मली जब आप दूध पीते हैं, अगर आप उसके अंदर चीनी ना डालें फिर भी आपको उसके अंदर हल्का सा मीठा टेस्ट आएगा। हल्का सा वो मीठा होता है, ऐसा नहीं होता कि वो फीका है या स्पाइसी है या नमकीन है। उसका जो नेचुरल टेस्ट है वो हल्का सा मीठा है। वो जो हल्का सा मिठास है ना, वो लैक्टोज की वजह से है, क्योंकि लैक्टोज मिल्क शुगर है, वो मिल्क को हल्की सी मिठास दे रही होती है। अब जो है लैक्टोज बनती कैसे है, ये 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल और 1 गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं जब, तो आपकी लैक्टोज आती है, ठीक है। अब ह्यूमन मिल्क में तकरीबन 7.5% लैक्टोज होती है, जबकि काउज मिल्क में 4.9% लैक्टोज होती है। तो ह्यूमन मिल्क में लैक्टोज कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, क्योंकि इन्फेंट की जैसे बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, तो इन्फेंट को वो ज़्यादा चाहिए होती है, शुगर ज़्यादा चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। लैक्टोज इज़ नॉर्मली डिग्रेडेड बाय एंजाइम लैक्टेज इन इंटेस्टाइन्स। तो लैक्टोज आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर एंजाइम होता है, उसको कहते हैं लैक्टेज। अब नाम है एंजाइम का लैक्टेज है। लैक्ट जहाँ भी एज लिखा होगा ना, ASE, ये आपका जहाँ भी आप एज पढ़ेंगे, ठीक है, ASE, ये एज का मतलब हमेशा होता है एंजाइम। और जो ये पहला वर्ड होता है ना, ये पहला वर्ड आपका होता है जो आपकी एंजाइम जिस मकसद के लिए होता है। जो एंजाइम जिस मकसद के लिए होगा ना, जिस चीज़ की ब्रेकडाउन के लिए होगा, जिस रिएक्शन को हेल्प करने के लिए होगा, उसका नाम यहाँ पे लगा होता है। तो अगर यहाँ पे लैक्टेज है, तो यहाँ पे अगर कोई भी इस तरह का नाम होगा तो इसका मतलब है ये एंजाइम इस प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करता है। तो ये लैक्टोज से निकला है, तो इसका मतलब ये है कि लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब ऑन द स्केल ऑफ 100 फॉर सुक्रोज, तो जो 16 है वो लैक्टोज जो है तकरीबन 16% स्वीटनेस दे रहा होता है ऑन द स्केल ऑफ 100 फॉर सुक्रोज,
ठीक है, तो काफ़ी कम मीठा है कंपैरेटिवली टू सुक्रोज। लैक्टोज ऐसे, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क होता है, जैसे नॉर्मली हमारा लिंकेज ऐसे बनता था, लेकिन यहाँ पे ये गैलेक्टोज है और ये ग्लूकोज है, ठीक है। तो OH इसका यहाँ पे है और जबकि OH इसका यहाँ पे है, तो फिर लिंक भी जो आपका ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो लिंक आपका इस तरीके से बनता है, लिंक आपका इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से होता है। इस पर हम फर्दर डिस्कशन आगे करेंगे। तो ये आपका गैलेक्टोज और ग्लूकोज के दरम्यान में इस तरीके से लिंक बनता है, और ये आपकी लैक्टोज है। ये आपने याद रखना है कि आपकी लैक्टोज, आपकी मेल्टोज और सुक्रोज, ये तीनों शुगर्स जो हैं कि कौन सी मोनोसेक्राइड शुगर से मिलके बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, और इनके स्ट्रक्चर्स भी आपको याद होने चाहिए। इनकी मिठास कितनी है और ये कहाँ पे अकर करती हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सुक्रोज है तो वो आपकी टेबल शुगर है, माल्टोज है तो माल्टोज आपकी ड्यूरिंग स्टार्च ब्रेकडाउन मिलती है आपको, और उसके अलावा लैक्टोज है तो लैक्टोज आपकी ज़्यादातर आपकी मिल्क शुगर होती है। अब आगे आ जाएं ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स का जो फॉर्मूला है, ओलिगोसेक्राइड्स जैसे डाइसेक्राइड्स 2 मोनोसेक्राइड से मिलके बन रहे थे, ओलिगोसेक्राइड्स 3 से 10 मोनोसेक्राइड्स मिला के बनते हैं, ठीक है। तो इनकी चेन में 3 से 10 मोनोसेक्राइड्स होते हैं और इनको हम ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। ये याद रखिएगा कि इनकी कार्बन चेन 10 तक होती है, 10 मोनोसेक्राइड्स तक होती है, दैट्स द लिमिट। ओलिगोसेक्राइड्स ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोसाइड्स आपके होते हैं, ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं, जैसे ये जो बीच में आपके बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, ठीक है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। अब इनकी ब्रेकडाउन से शुगर्स आपको मिलती हैं, ठीक है। जब इनको ब्रेकडाउन करते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा जब आपको शुगर्स मिल रही होती हैं तो वो ग्लाइकोसिडिक होती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, मतलब इन ग्लाइकोसाइड्स वो होते हैं कंपाउंड्स जो के बॉन्ड होते हैं, इनके ज़रिए से एक कंपाउंड बना होता है, और जब ये बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है तो आपको फर्दर कंपोनेंट्स मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकडाउन से फर्दर आपको शुगर मिल रही होती है, और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड्स जो कि फूड में होते हैं वो 2 फॉर्म्स में होते हैं, एक होमोपॉलीमर्स होते हैं और एक हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। होमोपॉलीमर्स ऑफ डी ग्लूकोज, इसका मतलब है कि जो ग्लूकोज है आपका कंपोनेंट वो आपका तकरीबन 3 से 10 के दरमियान में जो है उसकी कार्बन चेन होगी, मतलब 3 ग्लूकोज होंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से ग्लूकोज की मतलब चेन होगी, ठीक है। तो आपके फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आपका चेन लेंथ है 1, 2, 3, 4, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से करें कि ये ग्लूकोज यूनिट्स हैं, ठीक है। एक ग्लूकोज शुगर, दूसरी ग्लूकोज शुगर, तीसरी ग्लूकोज शुगर, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, ठीक है। अब इनके दरम्यान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बने होंगे, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं इनके ज़रिए से ये सारे के सारे ग्लूकोज यूनिट्स अटैच्ड हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है इसको होमोपॉलीमर कहेंगे। होमोपॉलीमर का क्या मतलब होता है? होमो का मतलब होता है सेम, पॉलीमर का क्या मतलब होता है मैंने आपको बताया था, जो कंपोनेंट्स आपस में चेन लेंथ बना रहे होते हैं, एक बड़ी चेन लेंथ बना रहे होते हैं, उसको हम पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो होमोपॉलीमर्स होते हैं सेम कंपोनेंट के चेन लेंथ बनी हो। तो ग्लूकोज है, अगर सेम ग्लूकोज की ही शुगर की रिपीटेशन हो रही है तो वो होमोपॉलीमर हो गया, ठीक है। फिर हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट शुगर्स आपस में मिला के पॉलीमर्स बनाते हैं। तो हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ डी ग्लूकोज, इसका मतलब ये कि ग्लूकोज के साथ या तो फ्रुक्टोज लगा होता है या गैलेक्टोज लगा होता है, ठीक है। ग्लूकोज कंपल्सरी है,
लेकिन उसके साथ आधे जो हैं यूनिट्स वो फ्रुक्टोज के होते हैं और आधे गैलेक्टोज के होते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज जो है वो आपका इस तरीके से है, ठीक है, ग्लूकोज के 3 लगे होंगे, ठीक है, और फ्रुक्टोज के आपके 2 लगे होंगे, ठीक है। तो ये आपका हेट्रोपोलीमर हो गया। या फिर आपके ग्लूकोज के 3 लगे होंगे और गैलेक्टोज के आपके 5 लगे होंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो और इनके सबके दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो 10 तक की चेन होती है इनकी, और ये आपकी इस तरीके से होते हैं कि ग्लूकोज के साथ या तो फ्रुक्टोज लगा होता है या गैलेक्टोज लगा होता है, ठीक है। और उसको हम हेट्रो कहते हैं। हेट्रो मीनिंग डिफरेंट, होमो मीनिंग सेम, हेट्रो मीनिंग डिफरेंट। आगे आप कहीं भी होमो पढ़ेंगे तो आप हमेशा समझिएगा कि वो सेम होता है, हेट्रो पढ़ेंगे तो उसका हमेशा मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो हेट्रोपोलीमर्स जो कि ग्लूकोज के साथ या फ्रुक्टोज लगा होता है या गैलेक्टोज होता है, उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एक है फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड्स, ये अनियन या गार्लिक में ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा है गैलेक्टो ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है, मतलब ये है कि फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड्स ऑब्वियसली वो होंगे जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कम्बिनेशन के साथ होंगे। गैलेक्टो ओलिगोसेक्राइड्स ऑब्वियसली वो होंगे जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के कम्बिनेशन में होंगे। तो फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड्स अनियंस और गार्लिक में होते हैं। गैलेक्टो ओलिगोसेक्राइड्स आपके जो है सोयाबीन में होते हैं, और कुछ और आपकी रूट वेजिटेबल्स होते हैं उनमें भी होते हैं। उनका नाम डिफरेंट नाम है, रेफिनोज, स्टैचियोज। ये नाम इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंट कम्बिनेशन होंगे, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज के डिफरेंट कम्बिनेशंस, और स्टैच्यूज में भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज के नंबर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए नाम डिफरेंट हो जाता है। तो ये आपके सोयाबीन है। इसी तरीके से जाइलो ओलिगोसेक्राइड्स, ये आपके जाइलोस भी आपकी शुगर है, मैंने आपको बताया था। तो ये आपकी जैसे जाइलोबियोस या जाइलोट्रियोस, ठीक है। जाइलोट्रियोस जो है 3 आपके जाइलोस होते हैं, जाइलोबियोस 2 आपके जाइलोस होते हैं। ये आपके फ्रूट्स में, हनी में और आपका मिल्क में होते हैं, ठीक है। तो ये आपके ओलिगोसेक्राइड्स हो जाते हैं। 3 से 10 होते हैं कंडेंस्ड, ठीक है। उसके अलावा ये ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, मतलब इनके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं सबके दरमियान में, और वाटर सॉल्युबल होते हैं। ज़्यादातर ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं डी ग्लूकोज के कम्बिनेशंस के साथ होते हैं। अगर पूरी की पूरी चेन डी ग्लूकोज की होती होगी तो उसको हम होमोलिपोलिसेक्राइड्स कहते हैं। और हेट्रोपोलिसेक्राइड्स आपके डी ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज का कम्बिनेशन। तो वो 2 हैं, फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड्स और गैलेक्टो ओलिगोसेक्राइड्स और जाइलो ओलिगोसेक्राइड्स। Physiologically, functional oligosaccharides are short chain polysaccharides. They have 2 functions. अच्छा, 3 से 10 के दरम्यान में ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, लेकिन जो फिजियोलॉजिकली फंक्शनिंग है ना, फिजियोलॉजिक जहाँ पे आता है, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि रिलेटिंग टू द फंक्शन ऑफ या फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन पार्ट्स, रिलेटिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन पार्ट्स, बॉडीली फंक्शंस, ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं है ह्यूमन हो, ज़रूरी फिजियोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स की फंक्शनिंग, ठीक है। और ज़्यादातर हम इसको ह्यूमंस के साथ एसोसिएट करते हैं, ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग, ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स की प्रॉपर बॉडी पार्ट्स की भी फंक्शनिंग और प्रॉपर फिज़िकल फंक्शनिंग, ठीक है। तो उससे हम फिज़िकल से हम फिजियोलॉजिकल कहते हैं, ठीक है। तो अब आपकी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ फंक्शनल ओलिगोसेक्राइड्स का मतलब है वो ओलिगोसेक्राइड्स जो ह्यूमन बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है या इम्पॉर्टेंट है या ज़रूरी हैं, या जिनका ह्यूमन बॉडी में फंक्शन कुछ ना कुछ फंक्शन ये हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो शॉर्ट चेन पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि 3 से 10 के दरम्यान में वो छोटी चेन के होंगे, ठीक है, 3 के, 6 के, ठीक है, 5 के, इस तरीके से, लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। तो इनके 2 फंक्शंस होते हैं। एक, दे आर नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन गैस्ट्रिक जूस। इसका मतलब ये है कि इनको ह्यूमन गैस्ट्रिक जूस या
काफ़ी हद तक जो एंजाइम्स हैं वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, ज़्यादा ये डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है। तो दे रिमेन अनडाइजेस्टेड और इसी तरीके से ये हमारे इंटेस्टाइन्स में आ जाते हैं। उसके अलावा जो दूसरा फंक्शन है वो है दे आर प्रेफरेंशियली कंज्यूम्ड बाय बेनिफिशियल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया द बिफिडोबैक्टीरिया एंड कोलोन। तो दूसरा फंक्शन ये है कि हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन्स में एक फंक्शनल बैक्टीरिया होता है, उसको बेनिफिशियल वो बैक्टीरिया होता है और उसको हम बिफिडोबैक्टीरिया भी कहते हैं। वो जो बैक्टीरिया होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है, उसे हमें बेनिफिट मिल रहा होता है, उसे हमें फ़ायदा मिल रहा होता है। और वो बैक्टीरिया हमें उसके फंक्शनिंग जो हैं वो इस तरीके से हैं कि वो हमें काफ़ी उसके फंक्शंस होते हैं, वो हमारी हेल्थ अच्छी कर रहा होता है, वो हमारी हेल्थ गिविंग होते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इसके अलावा काफ़ी न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारे कोलोन में जो है फूड जो है ख़राब ना हो जाए, फर्मेंटेशन ना हो जाए, उससे बचाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इनके काफ़ी सारे काम हैं। तो वो बैक्टीरिया जो है हमारे कोलोन में इसलिए रहता है क्योंकि उसको फूड मिल जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जैसे ओलिगोसैकेराइड्स हैं, और हमें उस बैक्टीरिया का इसलिए फ़ायदा है क्योंकि वो हमारी कट की हेल्थ इम्प्रूव करता है, हमें हार्मफुल बैक्टीरिया से भी बचाता है, ठीक है। तो इसमें आपके हम बिफिडोबैक्टीरिया पे पहले प्रॉपर्ली बात कर लेते हैं। बिफिडोबैक्टीरिया या जो बैक्टीरिया हमारी गट में होता है उसको हम प्रोबायोटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रोबायोटिक्स, इसका मतलब ये है कि हम इस तरह का फूड ले सकते हैं जिससे ये बैक्टीरिया बढ़ जाए, ठीक है, हमारी गट में बढ़ जाए। प्रोबायोटिक्स जो हैं आपकी ज़्यादातर नेचुरली आपकी सारे के सारे फर्मेंटेड फूड्स लेने से होती है, ठीक है, इंक्रीज़ होते हैं। जैसे हम दही फर्मेंटेड फूड है, दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। हम दही कंज्यूम करते हैं तो हमारी गट के अंदर बैक्टीरिया इंक्रीज़ हो जाता है, बिफिडोबैक्टीरिया। इसी तरीके से सौरक्राट है, ठीक है, ये एक एशियन फूड है, ठीक है। इसको कोरियंस कंज्यूम करते हैं, इसको जापानीज़ भी कंज्यूम करते हैं। ये आपका जो है ये भी एक फर्मेंटेड फूड है एंड इट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर ह्यूमन हेल्थ। इसके अलावा और भी कुछ हैं फूड्स जो कि फर्मेंटेड फूड्स हैं और वो प्रोबायोटिक्स हैं। इसी तरीके से अब प्रोबायोटिक्स को इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी ग्रोथ इंक्रीज़ करने के लिए, या उनकी हेल्थ इंक्रीज़ करने के लिए, या उनकी फंक्शनिंग इंक्रीज़ करने के लिए, ऐसे ही होगा ना, अगर आप किसी इंडिविजुअल को ज़्यादा खाना देंगे तो वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा, ग्रोथ करेगा। तो प्रोबायोटिक्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए हम उनको खाना देते हैं, ठीक है, ताकि वो खाना कंज्यूम करें। वो खाना कैसे कंज्यूम करते हैं, वो डाइटरी फाइबर कंज्यूम करके करते हैं, वो ओलिगोसैकेराइड्स कंज्यूम करके करते हैं, और कुछ और कंपोनेंट्स हैं जिनको डाइट से कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो तो जो खाना आप उनके डाइट में इंक्रीज़ होता है, ठीक है, उनको हम प्रीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है, कि आपके गट में जो ऑलरेडी प्रेजेंट बैक्टीरिया है उसकी अच्छी ग्रोथ और फंक्शनिंग हो और उसकी प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग हो, वो वर्क करेगा। वो वर्क करता है तो हमारी हेल्थ भी इंक्रीज़ होती है। तो जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो एज अ प्रीबायोटिक एक्ट कर रहे होते हैं, बिफिडोबैक्टीरिया की ग्रोथ इंक्रीज़ करते हैं। अब बिफिडोबैक्टीरिया खुद से क्या कर रहा होता है, बिफिडोबैक्टीरिया प्रोड्यूस शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, मेनली एसिटिक एंड लैक्टिक एसिड एंड सम एंटीबायोटिक मटेरियल। तो जो बिफिडोबैक्टीरियाज हैं वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मेनली एसिटिक और लैक्टिक एसिड। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स दे आर गुड फॉर यू, ठीक है, इसके ऊपर हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एंटीबायोटिक मटेरियल भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एंटीबायोटिक मटेरियल जो है ऑब्वियसली इट्स गुड फॉर अस, के उसके ज़रिए से हमारी इन्फेक्शन कम होती है, ठीक है, हमारी डिजीज़ कम होती हैं, हमारी बॉडी को हेल्प मिलती है डिजीज़ को फाइट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये बैक्टीरियाज, इनका एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि इसका इफ़ेक्ट हो रहा होता है कुछ साइट्स के ऊपर जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, तो ये उनसे लड़ते हैं, ठीक है,
और ये उनको टोटली ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। समटाइम्स कभी बार ऐसा भी होता है कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे एलर्जी है, ठीक है। तो एलर्जी में क्या होता है, हमारी अपनी बॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, हमारी अपनी बॉडी ही फाइट ऑफ करती है, ठीक है। और हमारी अपनी बॉडी ही अपनी उस एरिया को, स्किन को जो है फाइट करना शुरू कर देती है। तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ये है कि ये उस रिसेप्शन को बचाता है, ठीक है। इसके अलावा दे सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ प्यूट्रिफैक्टिव एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इसका मतलब ये है कि हार्मफुल बैक्टीरिया की एक्टिविटी से बचाता है। पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज़ कॉजिंग, प्यूट्रिफैक्टिव का मतलब होता है स्मेल कॉजिंग, ठीक है। तो ये दोनों जो बैक्टीरियाज हैं इनकी एक्टिविटी को सप्रेस करता है, ठीक है। तो ब्लोटिंग और गैस नहीं होती इतनी। उसके अलावा जो है ये टॉक्सिक फर्मेंटेशन से बचाता है, ठीक है। जो कि जैसे आपका फूड अगर इंटेस्टाइन्स में पड़ा रहे, ठीक है, और प्रॉपर जो है जैसे कोलोन है वहाँ से गुजर गया और वो प्रॉपर उसकी जो है वो डाइजेशन नहीं हुई है या जल्दी वो कोलोन में पास ऑन हो गया, तो वहाँ पे वो पड़ा रहने की वजह से उसके अंदर खुद ही से फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे आपकी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ठीक है, अगर वो पड़ी रहें बाहर तो वो ख़राब होना शुरू होती हैं, फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाती है उनकी। तो इस तरह की टॉक्सिक फर्मेंटेशन से वो बचाता है, ठीक है, क्योंकि वो फिर खुद ही उस फूड को फर्मेंट कर देता है, उस फूड को आप कह लें कि ब्रेक डाउन कर देता है। इसके अलावा ये कुछ बी वाइटामिन भी प्रोड्यूस करते हैं। वाइटामिन आपके फैट सॉल्युबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल आपके बी कम्प्लेक्स वाइटामिन होते हैं। वाटर सॉल्युबल में जो बी कम्प्लेक्स वाइटामिन होते हैं उनमें कुछ वाइटामिन हैं ये वो भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये आपके बिफिडोबैक्टर बैक्टीरिया के फ़ायदे हैं और इनकी ग्रोथ इंक्रीज़ कर रहे होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स उनका फूड बन के। तो ओलिगोसैकेराइड्स के जो कॉमन फूड प्रोडक्ट्स हैं वो हैं बेवरेजेस, इन्फेंट मिल्क फार्मूला। जो बाज़ार से आपको मिल्क फार्मूला मिलता है इन्फेंट्स के लिए, इन्फेंट्स को आप गाय का दूध नहीं दे सकते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फार्मूला होता है जो कि उसकी कंपोजिशन बिल्कुल ऐसी होती है जैसे ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क की कंपोजिशन होती है। तो उसकी कंपोजिशन गाय के दूध से ज़रा डिफरेंट होती है। तो इन्फेंट मिल्क फार्मूला में भी ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। कन्फेक्शनरी और बेक्ड प्रोडक्ट्स में होते हैं, जितनी भी आपकी बेकरी आइटम्स वगैरह हैं, आपकी बिस्किट्स वगैरह हैं और इस तरह की चीज़ें उन सब में होते हैं, आपकी डिज़र्ट्स वगैरह इन सब में, योगर्ट्स में और आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो ओलिगोसैकेराइड्स की वो है 2 to 3 ग्राम्स पर डे। अच्छा, ओलिगोसैकेराइड्स का फंक्शन ऐसा ही है जैसे डाइटरी फाइबर का है, ठीक है। एक तो ये इनको ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है, तो दे रिमेन अनडाइजेस्टेड। और उसके अलावा ये गट में जो बैक्टीरिया उसकी हेल्थ इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनका फंक्शन डाइटरी फाइबर जैसा ही है, ठीक है। ये बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं बॉडी में, वो सब यही हैं कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया को ग्रोथ में इंक्रीज़ करते हैं, हेल्प करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को जो है स्टॉप करते हैं, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स और एंजाइम्स को रिड्यूस करते हैं, यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं क्योंकि ट्रांजिट टाइम जो है वो आपका जो है जल्दी कर देते हैं। उसके अलावा लिवर फंक्शंस को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा सीरम कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर रिड्यूस करते हैं क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड कर लेते हैं। और इनका एंटी कैंसर इफ़ेक्ट भी है क्योंकि ये गट हेल्थ इंक्रीज़ करते हैं तो कोलोन में कैंसर नहीं होता, तो इनका एक एंटी कैंसर इफ़ेक्ट है। सो दीज आर योर ओलिगोसैकेराइड्स। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफ़िज़।